नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। भारत खाद्य तेलों का बड़ा इंपोर्टर है। अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा पूरा करने के लिए भारत लगभग 60% से अधिक कुल खपत का 60% से अधिक घरेलू खाद्य तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर ये संकेत है या इसको सबसे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि भारत में खाद्य तेलों का भरपूर उत्पादन नहीं है जितना खपत होती है। लेकिन इसके उलट जब भारत खाद्य तेलों का इंपोर्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ही सरसों किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता। आलम ये रहता है कि सरसों किसान अपनी फसल, खास तौर पर सरसों से को समझा जाए, सभी तिलहनी जो फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, उनको उनकी उपज का जो दाम है बाजार में एमएसपी से कम मिलता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? जब भारत में खाद्य तेलों की कमी है और उसके बावजूद भी भारत में ही जो सरसों सोयाबीन जैसी जो फसलें हैं, उनके दाम एमएसपी से नीचे क्यों हैं? मौजूदा वक़्त में भी यही स्थिति है कि सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन है, खाद्य तेलों का खाद्य तेलों का इम्पोर्ट बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन सरसों के भाव हैं, वो एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, किसानों की परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। एक वजह यहाँ पर ज़ाहिर तौर पर अगर हम लोग पहले देखें तो ये समझ में आती है कि भारत में सरसों की खाद्य तेलों की कमी है और भारत खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए सस्ता पाम ऑयल इंपोर्ट कर लेता है या सस्ता सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर लेता है। इस साल सूरजमुखी तेल सस्ता इंपोर्ट किया जा रहा है। ये एक प्रमुख वजह यहाँ पे समझ में आती है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा तो नहीं होती है, इतना बड़ा देश है जहाँ ज़ाहिर तौर पर हर देश में अपने-अपने खाद्य तेलों की कंज़्यूम यानी कि उपभोग करने का अपना एक नेचर है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश की फसलों को ही देश में वाजिब दाम नहीं मिल पाते हैं। इसको अगर समझें कि अगर हम मौजूदा समय में सस्ते एडिबल ऑयल इंपोर्ट को एक वजह मान लें और उसको अलग कर दें, तो उसके बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि कमी के बावजूद भी दाम कम मिलते हैं? तो उसके पीछे समझ में आता है कि जो खरीद की व्यवस्था है, खास तौर पर तिलहनी फसलों की खरीद की, सरसों खरीद की जो व्यवस्था है एमएसपी पर, वो ही सरसों का तेल निकालती है, वो ही किसानों की मुश्किलें बढ़ाती है। क्योंकि कुछ नियम हैं जो पूरे की पूरी व्यवस्था का बंटाधार करते हैं, जो किसानों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। अगर इसको समझने की कोशिश अगर हम लोग करें, तो ज़ाहिर तौर पर इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। कांग्रेस ने एमएसपी पर फसल खरीद का दायरा बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई। गेहूँ और धान की तो एमएसपी पर खरीद होती ही है, लेकिन एमएसपी पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की खरीद हो, इसके लिए कांग्रेस के शासनकाल में 2014 में एक दायरा बढ़ाया गया एमएसपी पर। बेशक 23 फसलों की एमएसपी घोषित की जाती है, लेकिन 2010-11 में के आसपास धान और गेहूँ की खरीद होती थी, बाकी फसलों की खरीद नहीं होती थी। ऐसे में कांग्रेस के शासनकाल में इसका दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया और ये जब फैसला किया गया, इसके लिए एक योजना लेकर आई गई, जिसे प्राइस सपोर्ट स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत विशेष तौर पर ये तय किया गया कि तिलहनी फसलों की खरीद भी की जाएगी एमएसपी के ऊपर और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई कि इस व्यवस्था ने ही सरसों किसानों का तेल निकालना शुरू कर दिया। असल में जब प्राइस सपोर्ट स्कीम आई तो उसकी जो गाइडलाइन बनाई गई, तो उसमें एक लिमिट तय कर दी गई कि सिर्फ एमएसपी पर 25% कुल उत्पादन का 25% ही सरसों या तिलहनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएँगी। इस नियम से क्या हुआ कि इस नियम से तकरीबन 25% की जो व्यवस्था है राज्य सरकारें ये तय करती हैं कि वो कुल उत्पादन का 25% खरीदें। ऐसे में जो 75% का जो उत्पादन है वो एमएसपी से बाहर हो गया। एक जाहिर तौर पर बाजार में ऐसा माहौल बन गया कि 25% ही एमएसपी पर बिकेगी और उसके बाद जो है एमएसपी से बाहर हो जाएगी। इन हालातों में 75% की फसल जब एमएसपी के दायरे से बाहर हो गई, तो वो कहीं न कहीं बाजार के चंगुल में फँस गई या कहें कि नीतियों के मकड़जाल में ऐसी उलझी कि बाजार में वो 75% फसल जो है उसकी अघोषित तौर पर लूट होने लगी। हालाँकि जब कांग्रेस के शासनकाल में ये योजना बनी, तो बीजेपी के शासनकाल में इस योजना को और कठिन बना दिया गया। असल में पहले सपोर्ट स्कीम को 2019 में बीजेपी ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान दिया गया
अब पीएम प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 25% लिमिट जो की व्यवस्था थी, उसे राज्य सरकार अगर केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करती तो केंद्रीय कृषि मंत्री उस अनुरोध को बढ़ा सकते थे, यानी कि 25 से 50 या 80% या 100% जो कुछ भी हो, वो एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था कर सकते। लेकिन जब पीएम आशा के तहत इस लिमिट को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बना दी गई। इस कमेटी में केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को रखा गया, यानी कि ये इस समिति की सिफारिश, यानी कि समिति की सिफारिश के बाद ही 25% की खरीद की लिमिट को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ ही हमने जो कहा कि नीतियों के मकड़जाल में, नीतियों का मकड़जाल इस तरीके से उलझा हुआ है कि ये जो पीएम प्राइस सपोर्ट स्कीम में जो योजना बनी तिलहनी फसलों को, यानी कि सरसों की खरीद की, तो इसमें ये कर दिया गया कि एक बार में एक किसान से 25 क्विंटल की ही खरीद होगी। यानी कि एक किसान एक बार में 25 क्विंटल ही खरीद पाएंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि लिमिट तय कर दी गई कि 25% ही कुल उत्पादन का 25% खरीदना है। ऐसे में ये तय कर दिया कि एक किसान एक बार में 25 क्विंटल ही बेचेगा, और जब दूसरी बार का टर्म आता है तो उससे पहले ही जो लिमिट होती है 25% की, वो पूरी हो जाती है। कई बार 25% की लिमिट पूरी भी नहीं होती है, लेकिन उत्पादन का आंकड़ा गलत दिखा के राज्य सरकारें उस खरीद को बंद कर देती हैं, और ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी बात, इस जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, जिसे पीएम आशा कहा जाता है बाद में बीजेपी सरकार में, इसमें अधिकतम 90 दिन खरीद की व्यवस्था की गई है। ये अब अधिकतम 90 दिन है, ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो अधिकतम 60 दिन ही सरसों की खरीद की व्यवस्था करते हैं। हमने देखा था कि कई बार पिछले साल हरियाणा में किसानों ने जब सरसों खरीद बंद हो गई थी तो प्रश्न बनाया, उसके बाद हरियाणा सरकार ने उसको दोबारा शुरू किया। तो ये 60 दिन में ही राज्य सरकारें खरीद बंद कर देती हैं। 25% खरीद का लक्ष्य पूरा करके दिखा दिया जाता है। एक किसान सिर्फ 25 क्विंटल ही बेच सकता है। तो ऐसे में जो 75% जो फसल है वो एमएसपी के दायरे से बाहर हो जाती है, क्योंकि एमएसपी पर सरकार ही खरीदती है। सरकार ने सिर्फ 60 दिन अपना काउंटर रखा, उसके बाद बंद कर दिया। तो ऐसे में 75% फसल एमएसपी के दायरे से बाहर हो जाती है। बाजार में कोई प्रॉपर वैसी सिस्टम नहीं बनाया जो फसलों को वाजिब दाम दे सके। तो बाजार के चंगुल में जब सरसों जैसी फसलें फंसती हैं तो इससे किसानों को नुकसान होता है। किसानों की जो मुश्किलें हैं, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। इसको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। जाहिर तौर पर ये ज़रूरी है कि जो खरीद की व्यवस्था है या खरीद की जो नियम है, उनको बदला जाए। नीतियों के मकड़जाल में जो किसानों की जो चुनौतियाँ हैं, उसको समझा जाए, और नीतियों के मकड़जाल से किसानों को बचने के लिए संजीदगी से प्रयास किए जाएँ, क्योंकि खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए बड़ी चुनौती है, और बिना किसानों की सहभागिता के, बिना किसानों की फसलों की खरीद के खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता है। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।